5-1 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जो है सही दृष्टि सही सोच के माध्यम से कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको रियल ट्रुथ बताते हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, आपको सनातन सत्य बताते हैं, जिससे आपका विज़न सही होता है। और एक बार किसी व्यक्ति का विज़न सही होता है तो आगे से आगे वो प्रोग्रेस करता रहता है। हमारा सनातन सत्य ये वर्तमान जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों जीवन के बारे में बताता है, दोनों जीवन के संतुलन की बात करता है। इसीलिए एक होलिस्टिक इंसान के निर्माण का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज हमारा बहुत ही समसामयिक विषय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर स्त्री को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और स्त्री के लिए कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो नारी है वह स्वर्ग, जो हमारी मातृभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा, यानी जो नारी है वह जो जननी होती है और मातृभूमि होती है वह भी जननी होती है। ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर के होती है। इसीलिए लोग अपने जन्मभूमि का कर्जा उतारने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, बलिदान कर देते हैं। इसीलिए स्त्री का हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत ही उच्च स्थान दिया है। और वह स्त्री है, वो बेटी जो आगे जाकर के पत्नी बनती है, माँ बनती है, दादी बनती है, नानी बनती है, वो अनेक रूपों के अंदर आती है। बेटी के लिए कहा जाता है कि बेटी दो घरों को आबाद करती है। जब तक वह अपने माता पिता के घर में रहती है तब वो संस्कार ग्रहण करती है और अपने भाई बहनों को संस्कार देती है, माता पिता की सेवा करती है। और देखिए कि हमारी संस्कृति के अंदर और हमारी इस कॉस्मोस के अंदर दो जो चीज़ें होती है, एक तो होता है स्त्री या पुरुष या नर और मादा, दोनों के मिलने से ये संसार चलता है और इस संसार की वृद्धि होती है। स्त्री और पुरुष जो है दोनों एक ग्रस्त रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर इन दोनों पहियों में से एक भी पहिया अगर सही कार्य नहीं करता है तो गृहस्थी की गाड़ी जो है वो खटारा बन जाती है और उसका चलना दूभर हो जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि बेटी को बचाना, बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लड़का जो होता है वह तो अपने घर में रहता है। अगर कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कम कमाता है ज़्यादा कमाता है तो वह तो अपने माँ बाप के पास ही रहता है। इसीलिए वह जो है दूसरों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन बेटी को पराया धन माना जाता है। बेटी जब शादी के लायक होती है तो उसके दूसरे घर भेजना पड़ता है, यानी वह अपने ससुराल जाती है। इसीलिए बेटी को पराई संपत्ति मानी गई है। ये तो सारी हमारी दार्शनिक बातें हो गई। अब हमारे सामाजिक पक्ष को देखें तो सामाजिक पक्ष के अंदर कुछ कुरीतियां हैं। वो कुरीतियां क्या है कि पुराने समय से बेटी को जो है घर के अंदर एक बाहर रूप के अंदर जो है वह समझा जाता है। बेटे का जन्म होता है जब घर में जोर से थाली बजाई जाती है,
खुशी जाहिर की जाती है, लेकिन बेटी जब होती है तो थाली नहीं बजाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बेटी के आने की क्या खुशी नहीं है, जबकि बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। और वर्तमान के सब हम आंकड़ों को देखें तो मालूम पड़ेगा कि बेटी माता पिता के लिए ज़्यादा उपयोगी है लड़के की तुलना के अंदर। बेटी अगर अपने पीर के अंदर रहती है तो वह हमेशा उसका ध्यान अपने माता पिता की तरफ रहता है और वह चिंता करती रहती है कहीं माता पिता को जो तकलीफ़ तो नहीं है। और वह समय समय पर उनके माता पिता अगर वृद्ध होते हैं तो सेवा करने के लिए आती है, अपने पीर में रुकती रहती है। इसका मतलब उसका अटैचमेंट जो है अपने माता पिता और पीर के प्रति बहुत ज़्यादा होता है लड़के की तुलना के अंदर। अब आप देखिए दूसरी बात, कोई भी शादीशुदा लड़की या स्त्री, उसको अगर ससुराल के अंदर चाहे उसका पति है, चाहे उसका सास है, ससुर है, ननंद है, जेठ है, जेठानी है, कोई भी अपने पीर के बारे में कोई ऊंची नीची बात कहती है तो वो सिंगनी की तरह झपटती है। ससुराल की बात तो वो सहन कर लेती है ऊंची नीची, परंतु कोई भी स्त्री हो वो पीर की बात को, ऊंची नीची बात को कभी भी स्वीकार नहीं करती है। ये एक स्त्री की, शादीशुदा लड़की की साइकोलॉजी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लड़की या बेटी हमेशा जीवन भर जो है अपने पीर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहती है। तब आप तुलना कीजिए कि बेटे का उपयोग ज़्यादा है या बेटी का कम है। हम इसकी तुलना या इसके कंपैरिजन में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल क्या हो रहा है कि लिंग परीक्षण का ज़माना है और इतनी दुर्भावना जो है लोगों के अंदर हो गई है, ख़ास तौर से स्त्री जाति के अंदर, कि जब बच्चा 3, 4, 6 महीने का होता है और उस स्त्री को अगर लड़की प्रिय नहीं होती है और लड़की को भारभूत समझा जाता है तो वह जो है भ्रूण हत्या करवा देती है। भ्रूण हत्या के आजकल बहुत ज़्यादा मामले आ गए हैं और इस भ्रूण हत्या के अंदर पुरुष की बजाय स्त्री सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। वह स्त्री जिसके पेट में बेटी है और उसका सहयोग करने वाली दूसरी सहयोगी स्त्री, दोनों जिम्मेवार होती है और इसमें पुरुषों का बहुत ही नगण्य रोल होता है। तो भाई और बहनों, हमको बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। बेटी को इसलिए पढ़ाना है कि ये बेटी आगे जाके माँ बनेगी और बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला माता को कहा गया है। माता ज्ञानी होनी चाहिए। जब बच्चा छोटा 2-3 साल का होता है तो तुतली तुतली भाषा के अंदर वो सबसे पहले मातृभाषा सीखता है, क्योंकि उसको माँ सिखाती है, इसलिए उसका भाषा का नाम ही मातृभाषा कहा जाता है, मदर टंग कहा जाता है। सबसे पहले बच्चा बोलने के अंदर मदर टंग का यूज करता है और वो माँ सिखाती है, इसलिए उसका नाम भी मदर टंग ही होता है। यानी माँ बच्चे को संस्कार देने वाली होती है। और हमारी पुरानी अच्छी अच्छी माताओं के उदाहरण देखिए महात्मा गांधी की माँ पुतली बाई थी। पुतली बाई ने जो है महात्मा गांधी को भरपूर संस्कार दिए बचपन में। बचपन का जो जीवन होता है बच्चों को है वह उर्वरा भूमि होता है। उस भूमि के अंदर संस्कार की पौध को हम बोते हैं तो बड़ा होकर के वो बच्चा उस संस्कार की पौध को प्राप्त करके महान व्यक्तित्व बनता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और जो कृष्ण गोपाल गोखले और किन किन का नाम दूं, हमारी भारतीय संस्कृति में तो महापुरुषों की एक लंबी विरासत है, एक लंबी गैलेक्सी है और वो उन्होंने इतने इतने कार्य किए हैं हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान को उन्होंने, भारतवर्ष को उन्होंने जो है विश्व का गुरु देश बनाया। ये विश्व जो गुरु देश बना है भारत, ये हमारे ऋषियों मुनियों महापुरुषों की वजह से बना है। और
ये एक निश्चित बात है, ये एक रिकॉग्नाइज ट्रुथ है, ये एक्सपेरिमेंट ट्रुथ है कि कोई भी महापुरुष के जो है विकास के अंदर स्त्री का योगदान होता है, चाहे माता का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे दादी का हो, या चाहे नानी का हो, रोल अवश्य होता है। क्योंकि स्त्री को भगवान ने जो है कुछ पुरुष की तुलना में विशेष गुण दिए हैं। अगर बायोलॉजिकल हम देखें तो इस जेंडर के अंदर, नर और मादा के अंदर जो मेन जो डिफरेंस होता है वो प्रजनन क्रिया का होता है, बच्चे को जन्म देने वाला होता है। तो स्त्री या मादा वही बच्चे को जन्म दे सकती है, नर जो है कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। ये एक भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट जो है नारी जाति को होती है। इस संसार को, क्रिएशन को बनाने में, बढ़ाने के अंदर नारी का या बेटी का इतना बड़ा रोल है, इसलिए उस बेटी को बचाना चाहिए। देखिए बचाना क्यों चाहिए कि आज आप लगातार 30, 40, 50 साल के आंकड़े देख लो तो नर और मादा का जो रेशियो है वह पूरे भारतवर्ष के अंदर घटता जा रहा है। नर का रेशियो 55% है तो नारी का रेशियो 45% रह गया है। इस कारण आज लड़के 30-30, 35-35, 40-40 साल के हो गए हैं और वो कंवारे बैठे हैं, क्योंकि उनको जो है लड़कियां नहीं मिल रही है, उस नर को मादा नहीं मिलता है, और नर और मादा के बिना संसार बन नहीं सकता है। अब देखिए कि हम जो है बात कर रहे थे कि इस तरीके की माताएं जिनके संस्कार बचपन से पाकर के, छत्रपति शिवाजी को देखिए, उनकी माँ ने उनको छत्रपति बनाया। कि विवेकानंद को देखिए, उनकी माँ ने उनको विवेकानंद महापुरुष बनाया। कोई भी महापुरुष होता है वह जन्म से महान नहीं होता है, वह तो एक सामान्य बच्चे की तरह ही जो है वो जन्म लेता है, और जिनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं वो उनको प्रारंभिक जीवन के अंदर अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, और वह संस्कार जो है उसकी ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर, उसके अवचेतन मन के अंदर चले जाते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ जाने पर परमानेंट हो जाता है। वो संस्कार जीवन भर गायब नहीं होते हैं। पुतली बाई का जो मैं उदाहरण दे रहा था, महात्मा गांधी को अपनी माँ के प्रति बहुत सम्मान था। महात्मा गांधी ने बचपन के अंदर सिगरेट पिया, मद्यपान किया, शराब जो है उपयोग किया, और कुछ रूप के अंदर जो है व्यभिचार की तरफ भी चले गए थे। लेकिन माँ के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने माँ के सामने कन्फेस किया, अपनी गलती की आलोचना की, अपनी गलती को स्वीकार किया, और हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो गए। फिर उन्होंने जीवन के अंदर जो है कभी भी वो दुर्व्यसनों का सेवन नहीं किया, और वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता बन गए। और उन्होंने 200 साल पुरानी जो ब्रिटिश सरकार की थी उसको सत्य और अहिंसा के आधार पे जो उन्होंने उनकी जड़ों को हिला दिया, और उन्होंने मजबूर कर दिया ब्रिटिशर्स को, देश को छोड़ना पड़ा, और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो इसलिए भाई और बहनों, हमारी संस्कृति में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में माँ का या बेटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इस जो एपिसोड के माध्यम से जो है आज हमारे सामाजिक संरचना को, सामाजिक ढांचे को ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटी बेटा को एक समझिए। और आज अगर आंकड़ों को देखें तो बेटी जो है बेटों से आगे निकल गई है। आज आप जो है सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देखिए, पुलिस को देखिए, सेना को देखिए, आईएएस देखिए, आईपीएस देखिए, जुडिशरी को देखिए, इंजीनियरिंग को देखिए, और मेडिकल को देखिए। किस ब्रांच की बात करूं, हर ब्रांच के अंदर हमारी बेटियां परचम लहरा रही है, क्योंकि उनको चांस मिल रहा है। पुराने ज़माने में स्त्री को जो है वो
पुरुष की जो जूती समझा जाता था, उसको दासी समझा जाता था, उसको पढ़ाया नहीं जाता था, उसको घूंघट में रखा जाता था और एक भोग की वस्तु समझा जाता था। यानी उनको स्थान नहीं दिया जाता था, उनको चांस नहीं दिया जाता। जब चांस नहीं मिलता है तो व्यक्ति अपना कैलिबर कैसे बता सकता है। आज जो है चावला मैडम को देखिए कि उसने बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड बनाया, सबसे पहली महिला जो कि जो है वो एयर के अंदर उड़ी और जो उसने जो भ्रमण करके और जो बहुत सी नई चीज़ें चंद्रमा के बारे में बताया गया है। मैं किन किन का बखान करूं, अगर बखान करूं तो ये शाम तक चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारी नारी जाति ने, हमारी बेटी ने जो है समाज में बहुत परचम लहराए हैं और समाज को उन्नत किया है, और उसी को ही मारा जा रहा है, भ्रूण हत्या की जा रही है। इसको बचाना चाहिए और बेटी को पढ़ाना चाहिए। देखिए ये ऐसी बुराई क्यों पनपती है? इस बुराई पनपने का कारण ये है कि व्यक्ति ये समझता है कि बेटा तो घर में दहेज लेके आएगा, बेटा घर में कमा के लाएगा, और लेकिन बेटी को मुझे दहेज देना पड़ेगा, मेरा धन है पराए घर के अंदर चला जाएगा। इस दुर्भावना के कारण ज़्यादातर जो माताएं हैं वो इनका जो है भ्रूण हत्या करवा देती है। लेकिन आप समझिए कि जो कोई घर में जन्म लेता है वो बराबर का हिस्सेदार होता है। और अब तो कोर्ट ने भी जो है ये आदेश पारित कर दिया कि लड़की भी उतनी ही माता पिता की संपत्ति में हकदार होती है जितना कि लड़का होता है, बेटा होता है। तो इसीलिए वास्तव के अंदर वह तो एक सत्य बात है। और दहेज का अर्थ का मतलब होता है कि देना, एज के साथ देना, स्वेच्छा के साथ देना, सम्मान के साथ देना और खुशी के साथ देना कि बेटी ने घर में जन्म लिया है और ये पराए घर जा रही है। अपने घर को व्यवस्थित सेटल करने के लिए उसको हमारी तरफ से मदद दी जानी चाहिए ताकि वह शुरू के दिनों के अंदर अपने गृहस्थी को अच्छी तरह से डेवलप कर दे, गृहस्थी को सेटल कर दे। इसलिए दहेज दिया जाता है, वो भी राजी खुशी दिया जाता है। लेकिन आज उस दहेज का कुछ रूप बदल गया है। आजकल जो है बेटे बेटियों को बेचा जाता है। कुछ घरों में सौदेबाजी के आधार पर एंगेजमेंट्स होते हैं और उस एंगेजमेंट के अंदर सबसे बड़ी शर्तें रखी जाती है कि कार देनी पड़ेगी, बंगलो देना पड़ेगा, ये सुविधाएं देनी पड़ेगी, जब ही किया जाएगा। ये कुरीति है, ये एक गलत परंपरा है, एक ये ईविल है। इस कुरीति को हमें मिटाना है कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम बेटे बेटियों को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर प्रेम से दिया जाता है वह बात अलग होती है। और हर माता पिता अपनी बेटी को अपनी औकात के अनुसार, अपने जो सोशल स्टेटस के अनुसार अधिक से अधिक देने का कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम इस सामाजिक कुरीति को जो है मिटावें। सबसे पहले तो हम सभी ये संकल्प लेंगे कि हम, खासकर हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको संकल्प लेना चाहिए कि चाहे मुझे बेटा हो चाहे मुझे बेटी हो, मैं तो समान रूप से समझती हूँ और मैं भ्रूण हत्या का त्याग करती हूँ। मैं कभी भी भ्रूण हत्या न करूँगी, न करवाऊँगी, न करने वाले को प्रोत्साहन या परामर्श दूँगी। जब स्त्रियाँ इस तरीके से फॉरवर्ड होकर के सामने आकर के इस कुरीति का जो है उपशमन करेगी तो ये कुरीति अपने आप समाप्त हो जाएगी और ये रेशियो फिर से 50-50 या 49-50 के 51 के बीच में आ सकता है। उससे हमारा सामाजिक संतुलन बनता है। देखिए, नर मादा का रेशियो 5%, 7%, 10% जब घट जाता, कई जगह तो 10% रेशियो जो है वह नारी का कम है। तो उस केस में क्या होता है कि समाज के अंदर अनैतिकता फैलती है। देखिए,
हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो लाइफ स्टाइल है उसको 4 भागों में बताया गया है, बांटा गया है, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। वो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। मोक्ष हमारी मंजिल है। मोक्ष मनुष्य जीवन का जो है सबसे बड़ा टारगेट है, एम है, उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त होना, क्योंकि मनुष्य ही मुक्ति जा सकता है। दूसरा 84 लाख जीवा योनि प्राणी का कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ये मनुष्य अगर चाहे कि मुझे मुक्ति जाना है तो अपना ध्येय बना सकता, अपना टारगेट बना सकता है, अपना लक्ष्य बना सकता, अपना एम बना सकता, और बनाना भी चाहिए। उसमें हमारी संस्कृति के अंदर बताया है ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और उसके बाद में काम, जो हम बात कर रहे थे अनैतिकता की बात, काम तो शरीर की आवश्यकता है। जब बच्चा युवा हो जाता है तो काम चरम सीमा पर आता है और व्यक्ति के अंदर एक मादकता और एक काम की इच्छा पूर्ति जागृत होती है। तो इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इसको पुनीत कार्य करने के लिए जो है एक विवाह का सिस्टम बनाया, एक जो है शादी का सिस्टम बनाया। और जब ये सगाई शादी की जाती है तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारी जो है वो परिवार व्यवस्था के अंदर, तो उसके बाद के अंदर ससुर, नाना ससुर, काका ससुर, दादी ससुर, दादा ससुर, और जो है ननद होती है, भुजाई होती है, और उसके बाद में जेठानी होती है और देरानी होती है। यानी कितना जो है हमारे रिलेशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है और कितना जुड़ाव होता है। बहुत से घर एक दूसरे के रिलेटिव होकर के एक दूसरे के सुख दुख को बांटने के अंदर सहभागी बनते हैं, और व्यक्ति को ये लगता है हमारी पारिवारिक व्यवस्था में मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में पूरा परिवार है, मेरे साथ पूरा रिलेटिव है, इसलिए कभी वो असुरक्षा की भावना महसूस नहीं करता। और हमारे यहाँ तो शादी को इतना पवित्र बंधन माना गया है कि ये 7 फेरे, 7 जन्म साथ रहने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है कि स्त्री पुरुष आपस में समन्वय रखेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे का अनादर नहीं करेंगे, और 50-50 की रेशियो से चलेंगे। देखिए, मैं तो जब कभी भी मेरे पास ब्राइड और ब्रूम आता है, शादीशुदा जोड़ा आता है, तो मैं उसको हमेशा एक ही शिक्षा देता हूँ, भैया 50-50। शादी के पहले दिन से 50-50 का फॉर्मूला समझ लो। वो फॉर्मूला क्या है कि हम दोनों समान हैं, 50% के अधिकारी है। अगर हम धन संपत्ति की बात करें तो हमारा 50-50% दोनों की साझेदारी है। प्रेम के अंदर 50-50, काम के अंदर 50-50, आदर के अंदर 50-50। किसी भी काम के अंदर 55-45 या 60-40 का रेशियो नहीं होना चाहिए। तो देखिए वो गाड़ी कितनी प्रेम से चलती है, पूरे जीवन भर प्रेम से चलती है। मैंने ये रेशियो मेरे बचपन से लागू किया। आज हमको 56 वर्ष हो गए शादी किए हुए, तो मुझे लगता है कि केवल 56 दिन ही हुए, क्योंकि हमने ये फार्मूला लगाया, इस फार्मूले को बहुत अच्छा पाया, इसके बहुत अच्छे अनुभव आए, तो वो मैं नई जनरेशन को हमेशा शेयर करता हूँ। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम रियल ट्रुथ को बताता है, और ये आपको अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है, उसके बारे में बात बताता है। क्यों कि हमारा ये दृष्टि विज्ञान है, हमारा ये रियल पुरुषार्थ का विज्ञान है, जिसके अंदर सबको जन्म देने वाली और उस कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।